सो आज का ये रिवीजन होने के बाद जो पहला चीज हम लोग देखेंगे, अब आपने देखा कि लैंग्वेज हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। अब जब सोचो, जब लैंग्वेज कोई बनाता है तो उसको कुछ मीनिंग देने पड़ते हैं कुछ वर्ड्स को। सपोज मैं अभी आप लोग के साथ कश्मीरी बोल रहा हूं, तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनका मुझे मीनिंग पहले से पता है, जिनका हमने मीनिंग असाइन की हुई है। वैसे ही जब भी कोई लैंग्वेज बनती है, चाहे वो सी बने, सी प्लस प्लस हो, पाइथन हो, कोबॉल, फोर्ट्रैन, जो भी हो, तो उसमें कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं। ठीक है, उन स्पेशल वर्ड्स की एक मीनिंग होती है, पर्टिकुलर मीनिंग जो उसको असाइन करता है लैंग्वेज बनाने वाला। तो उन चीजों को हम लोग कहते हैं कीवर्ड्स। सब लोग याद रखेंगे कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या होते हैं, जिसमें हर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कीवर्ड्स होते हैं। तो इन ये स्पेसिफिक रूल्स पे बने होते हैं। तो इसका क्या मतलब है? मतलब जब भी तुम इनको यूज करोगे, इनका एक प्रीडिफाइंड मीनिंग होगा, एक प्रीडिफाइंड मीनिंग होता है इनका। तुम इनको एज अ वेरिएबल नेम स्टोर, मैंने बोला हर एक वेरिएबल का तुम अपना नाम दे दोगे। लेट्स सपोज अगर तुमने एक वेरिएबल का नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, पर ये कीवर्ड्स नहीं दे सकते, क्योंकि जब एक लैंग्वेज बनाने वाला लैंग्वेज बनाता है, किसी ने सी बनाया, किसी ने सी प्लस प्लस बनाया, पाइथन बनाया, जावास्क्रिप्ट, तो ये सब लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स को एक स्पेसिफिक मीनिंग दिया जाता है, एक पर्टिकुलर मीनिंग दिया जाता है, जिनको हम लोग पहले से डिफाइन करके रखते हैं कि इसका मतलब ये होगा। ठीक है, तो उन प्रीडिफाइंड वर्ड्स को हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं, यानी इनको हम लोग एक प्रीडिफाइंड मीनिंग देते हैं। तो इसीलिए हम इनको रिजर्व्ड वर्ड्स भी कहते हैं, रिजर्व्ड वर्ड। तो रिजर्व्ड, अगर आपको पता हो, रिजर्व्ड का मतलब होगा कोई भी वो चीज जो हम रिजर्व में रखते हैं, जो हम ऐसे रखते हैं इसको हम किसी और चीज के लिए यूज करेंगे। तो वैसे ये कीवर्ड्स है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनको हम लोग पहले से एक मीनिंग डिफाइन कर देते हैं। सपोज हम लोग बहुत सारा इफ एल्स यूज करेंगे हर लैंग्वेज में। तो इफ ये एक कीवर्ड है, ये कीवर्ड है पाइथन में भी, सी में भी, सी प्लस में भी। वैसे एल्स ये एक कीवर्ड है। ठीक है, फॉर एक कीवर्ड है। बहुत सारे कीवर्ड्स है जो तुम लोग यूज नहीं कर सकते एज वेरिएबल नेम्स। वेरिएबल नाम क्या होता है? मैंने बोला मेमोरी लोकेशन का तुम्हें नाम देना पड़ता है। अगर तुम्हें याद हो पिछली बार जो हमने किया था, हमने बोला था कि अगर हम एक प्रोग्राम लिखेंगे तो हमारे पास कुछ डेटा होगा, तो उस डेटा को हमें मेमोरी में रखना है। तो मेमोरी में रखने से पहले हम लोग को एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है और फिर उस वेरिएबल को वो असाइन करना पड़ता है। जिसको पिछला क्लास याद है, हमने कुछ ऐसा लिखा था, सब्जेक्ट 1 के लेट सपोज कुछ 20 मार्क्स थे, तो ये 20 मेरा डेटा था, दिस 20 वाज माय डेटा। तो ये डेटा मुझे स्टोर करना था। कहां पे स्टोर करना है? किसी मेमोरी लोकेशन पे। तो उस मेमोरी लोकेशन का मैं डायरेक्ट वो एड्रेस तो नहीं ला सकता। तो मैं क्या करता हूं, मैं कंपाइलर को बोलता हूं कि किसी भी मेमोरी लोकेशन में मुझे ये सब्जेक्ट का वो एक मेमोरी लोकेशन दे जिसका नाम तुम सब्जेक्ट रखो। अगर तुम कंप्यूटर की मेमोरी जो हमने पिछली बार कवर की थी, मान लेते हैं उस मेमोरी, वो मेमोरी कुछ ऐसी है, तो उसने मुझे कुछ एक चंक ऑफ मेमोरी दिया, मान लेते हैं ये चंक ऑफ मेमोरी दिया जिसका कुछ एड्रेस था और इसका नाम रखा था सब्जेक्ट। और फिर मैंने जैसे ही 20 बोला तो उसने ये 20 यहाँ पे स्टोर कर दिया, ये 2020 जो है इसको यहाँ पे स्टोर कर दिया इस मेमोरी में। तो जब भी मुझे आप इसको एक्सेस करना है, तो कंप्यूटर में जब भी कोई चीज तुम रिट्रीव करते हो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस करना। कोई चीज तुमने मेमोरी में रखी है उसको एक्सेस करना है, तो मैं सिर्फ कॉल करूंगा ये सब्जेक्ट को कि मुझे ये सब्जेक्ट दे दो। पिछली बार हमने देखा था कि ये सब्जेक्ट है, इसको हमने वैल्यू असाइन किया था, फिर इस पे भी हम लोग कुछ ऑपरेशन कर रहे थे एंड कुछ प्रिंट करवा रहे थे। तो इसके लिए क्या है, अब ये जो वेरिएबल नाम है, ये रिजर्व्ड कीवर्ड्स जो मेरे पास होंगे, जो हर लैंग्वेज में रिजर्व्ड कीवर्ड्स डिफाइंड होंगे, तो ये मैं एज वेरिएबल नाम यूज नहीं कर सकता। अगर मैं सपोज ऐसा लिखूं इफ इज इक्वल 30, तो ये गलत है, मुझे कंपाइलर एरर दे देगा। ठीक है, अब एरर देने से पहले मैं तुम्हें बता सकता हूं कि एरर क्या क्या होता है। तो व्हाट इज एरर? कोड में एरर आ सकते हैं। ठीक है, ये यहां पे थोड़ा सा डिटेल जा रहा हूं मैं कि एरर क्या होता है। तो अगर तुम्हें ये समझ आ गया कि रिजर्व्ड कीवर्ड क्या होता है, फिर से मैं बताता हूं। रिजर्व्ड कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका पहले से मीनिंग डिफाइन होता है, जिनका जब लैंग्वेज बनती है तो उनको कोई मीनिंग असाइन होती है, एक मतलब असाइन होता है उनको, तो उनको हम लोग वेरिएबल नाम के तौर पे यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें एरर दे देगा। अब एरर बहुत तरीके के हो सकते हैं। तो पहला एरर जो है वो सिंटैक्स एरर होता है। तो अब ये सिंटैक्स एरर क्या है? किसी भी लैंग्वेज में या हर लैंग्वेज में, मैंने क्या तुम्हें बोला है, मैं तुम्हें सिर्फ पाइथन, सी, सी प्लस प्लस नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं। ठीक है, बाद में हम लोग सिंटैक्स शायद सीखेंगे एक दो लैंग्वेज का, सी, सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन का, तो तुम्हें ये सारे कॉन्सेप्ट दिखेंगे वहां पे रिपीट हो रहे हैं। तो पहला एरर जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वो है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर ये है कि अगर तुम्हारी सिंटैक्टिकल मिस्टेक हो, सिंटैक्स का मतलब होता है लिखने के तरीके में मिस्टेक हो। अगर तुमने इफ ऐसा लिखना था और तुमने इफ की स्पेलिंग गलत लिख दी, ठीक है, तुमने ऐसा कुछ लिख दिया, तुमने डबल इफ डाल दिया, सब ऐसा कुछ। अगर तुमने जरा सी माइनर मिस्टेक कर दी, कहीं पे सेमीकोलन डालना था तुमने कुछ और डाल दिया, कहीं पे कुछ और लिखना था जो एक्सपेक्टेड है। बेसिकली ये मिस्टेक जो होती है ना, ये मिस्टेक ज्यादातर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स टाइप की होती है। जैसे हम लोग इंग्लिश में ग्रामर मिस्टेक्स कर सकते हैं। ठीक है, हमने कुछ मिस्टेक कर दिया या स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते रादर, अगर हमने इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो वैसे ही प्रोग्राम लिखते लिखते हमारे से स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। तो ऐसी मिस्टेक्स को हम लोग कहते हैं सिंटैक्स एरर। तो जब भी मैं प्रोग्राम लिखूंगा तो एक सिंटैक्स एरर दे देगा। तो मैं इसको दिखाऊंगा अभी साथ साथ में, ताकि तुम लोग को पता चल जाए। गिव मी अ सेकंड। ठीक है, नाउ लेट्स सी। यहाँ पे अगर आप देख लो, आप लोग अगर यहाँ पे देख पा रहे हो, तो यहाँ पे कुछ लिखा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो पिछली बार हमने लिखा था कोई ऐसा कुछ, सम इज इक्वल टू 1।
ठीक है, चलो मैं ऐसा ऐसा लिख देता हूँ और इसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ, प्रिंट, और फिर इस वेरिएबल को मैं प्रिंट कर सकता हूँ, यानी इसको हम लोग एक्सेस करना कहते हैं। पहला अगर तुम्हें पता है तो दिस इज माई डेटा, ये 1 जो यहाँ पे है ये डेटा है, ये सम जो यहाँ पे है ये मेरा एक वेरिएबल है। अब मैं ये इसको प्रिंट करूंगा, यहाँ पे मैं इसको रन कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे रन कर, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो प्रोसेस एग्जीक्यूटेड और यहाँ पे इसने वैल्यू 1 दिखाया। अब अगर मैं एक काम करूं, मैं गलती कर दूं, सपोज मैं कुछ ऐसा लिख दूं जो सिंटैक्टिकली ठीक नहीं है, लेकिन मैं इस प्रिंट की जगह लेट्स सपोज प्रिंट एक्स लिख दूंगा, और क्योंकि प्रिंट एक्स डिफाइंड है नहीं, ये एक सिंटैक्स मिस्टेक है। अब मैं रन करूंगा, तुम देखोगे ये एक एरर दिखाएगा। तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, ये दिखा रहा है ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल समथिंग ऑफ दिस, ये पूरा एक एरर बताएगा, प्रिंट एक्स इज नॉट डिफाइंड। थोड़ा सा वो बोलता था कि नेम एरर है, ने कुछ तो एरर है इसमें, और एरर बहुत टाइप्स के होते हैं। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ कि ये सिंटैक्स एरर दे रहा है। यहाँ पे जरा सी मैंने मिस्टेक की तो इसने मुझे एक सिंटैक्स एरर दे दिया। तो जनरली प्रोग्राम लिखते लिखे कभी स्पेलिंग मिस्टेक कर दोगे, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैंने इफ लिखा तो इफ कुछ ऐसा लिखता हूँ सम, अभी मैं पहले वापस ले आता हूँ वो, और इफ सम इज ग्रेटर देन लेट्स सपोज 2, ओके, तो उसके बाद मैं बोलता हूँ इसको प्रिंट हाई, ऐसा कुछ। ये तो प्रोग्राम ठीक से चलेगा क्योंकि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो इसमें मुझे एरर देगा। अगर मैं इसको रन करूंगा तो तुम देखोगे ये चलेगा, ठीक है। इसने कुछ दिखाया नहीं क्योंकि ये सम। लेकिन अगर मैं एक काम करूँ, मैं इसको लेस देन 2 करता हूँ सो दैट प्रोग्राम में हाई दिखाए, तो अगर तुम यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे इसने हाई दिखाया। लेकिन अगर मैं सिंटैक्स मिस्टेक करूँ, मैं सम की जगह लेट सपोज लिखूंगा, मुझे डबल एम गलती से मैंने लिख दिया। जब मैं टाइप कर रहा था इसको तो मैंने गलती से ये डबल एम लिख दिया। अब जैसे मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देखोगे एक सिंटैक्स मिस्टेक आएगा, तो एक एरर आ गया यहाँ पे जो दिखा रहा है नेम एरर। ये सम मुझे बोल रहा है डिफाइंड है नहीं, ये प्रोग्राम जो मुझे कंपाइलर या इंटरप्रेटर यहाँ पे है ये मुझे बोल रही है सम तो मुझे कहीं नहीं दिखा, जो तुमने ये सम बता रही हो ये है कहाँ पे। मुझसे क्या हुई, मुझसे एक मिस्टेक हुई जो मैंने स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिया, मेरा फंक्शन डिफाइंड। तो ऐसी मिस्टेक्स को, ऐसी एरर्स को हम लोग कहते हैं सिंटैक्स एरर। किसको सिंटैक्स एरर समझ आया? ब्यूटीफुल। अगर तुम लोग को सिंटैक्स एरर समझ आया, फिर से मैं बताता हूँ, कोई भी ऐसा एरर जिसमें हम लोग वेरिएबल का नाम गड़बड़ लिखे या कोई फंक्शन ऐसा कॉल करे जो फंक्शन हमारे पास है नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास सिंटैक्स एरर्स आते हैं। तो अगर मैं ये करूं, अगर मैं इफ की जगह लेट्स सपोज इज इक्वल 30 लिखूं, मैंने क्या बोला, इफ इज अ रिजर्व्ड कीवर्ड। ये इफ जो है ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। अगर मैं इसको वेरिएबल के तौर पे यूज करूं तो वहां पे भी एक एरर आ जाएगा क्योंकि ये भी अलाउड नहीं है, ये करना भी अलाउड नहीं है। फिर से मैं आपको दिखाऊंगा, अगर मैं अब ये इफ को यूज करूंगा एज ए वेरिएबल नेम, तुम लोगों को पता है ये सम यहाँ पे जो है दिस इज वेरिएबल, ये सम जो यहाँ पे है। अगर मैं इसको क्लिक करूं और इसमें इफ लिख दूं, अब मुझे पता है कि इफ एक वेरिएबल नाम है। अब ये क्या दिखाना चाहिए मुझे, एरर, क्योंकि इफ इज अ रिजर्व्ड कीवर्ड। ये पाइथन में रिजर्व्ड कीवर्ड, ये सारी लैंग्वेज में मोस्टली ये रिजर्व्ड। अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे देखोगे फाइल इफ इज इक्वल 1 अगेन सिंटैक्स एरर, यहाँ पे तुम्हें दिखा रहा है इनवैलिड सिंटैक्स। ये तो सीधा सीधा बता रहा है कि ये सिंटैक्स सही नहीं है, तुम लोगों ने सिंटैक्स गलत लिख दिया। यानी इफ को हम लोग कुछ असाइन नहीं कर सकते, इसको हम लोग एज ए वेरिएबल नाम यूज नहीं कर सकते। वैसे हमारे पास और एक कीवर्ड है फॉर, अगर मैं इसको रन करूं फिर से यही एरर आएगा, ये बताएगा कि फॉर वैलिड नहीं है, ये सिंटैक्स में हम लोग इसको नहीं लिख सकते। यहाँ पे तुम देख सकते हो सिंटैक्स एरर, फिर से इनवैलिड सिंटैक्स। तो ये सारे हम लोग को सिंटैक्स एरर दे देंगे, ठीक है। अगर हम लोग ये चीज करेंगे तो ये हम लोग को सिंटैक्स एरर दे देगा। आई होप तुम लोग को समझ आ रहा है ये, क्योंकि तो हमने देखा सिंटैक्स एरर होते हैं और बहुत सारी किस्म के एरर होते हैं, वो हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। एरर्स में सिमेंटिक एरर होती है, बहुत सारी किस्म की और एरर्स होती है। तो जब भी हम लोग वो चीज एक्सप्लोर करेंगे हम लोग उसके कॉरस्पॉन्डिंग एरर्स देखेंगे प्रोग्राम में कैसे आ सकते हैं। तो मुझे कौन बताएगा अब रिजर्व्ड कीवर्ड्स क्या होते हैं? तो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं। इफ यू सी अ कोड, अगर एक कोड देखा जाए तो कोड में हम लोग लाइन बाय लाइन कोड लिखते हैं। एक फाइल जब तुम लिखोगे तो उसमें तुम लाइन बाय लाइन कोड लिखोगे ऐसे। तो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6 ऐसे करके कोड लिखोगे। जैसे अभी मैंने लिखा था, पहले कोड लिखा फिर बाद में, जैसे हम लोग जनरली एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी एक लाइन बाय लाइन कोड लिखेंगे। और हर एक चीज को हम लोग यहाँ पे ना स्टेटमेंट कहते हैं, स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन कहते हैं, स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शन। हर एक लाइन में जो लिखा होता है ना वो एक इंस्ट्रक्शन होता है। तो इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या होता है, यानी कि हम लोग कुछ बता रहे होते हैं करने को, हमारा जो सीपीयू है उसको बोल रहे होते हैं कुछ करने को। अभी मैंने लेट्स सपोज बता दिया सम इज इक्वल टू 10, जो मैंने एक लाइन लिखा था सम इज इक्वल 10। तो इससे मैं अपने जो कंपाइलर अपने सीपीयू को क्या बता रहा था, पहले मैं उसको बोल रहा था कि एक सम वेरिएबल क्रिएट करो और उसमें मेरा ये डेटा 10 रख दो। ये सारी इंस्ट्रक्शंस थी, पर ये एक लाइन में मैंने लिख दिया। तो ये स्टेटमेंट जो होते हैं ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो मैं क्या करता हूँ, जो मैं अपने कंपाइलर अपने सीपीयू को दे देता हूँ और कंपाइलर पहले उसको कंपाइल करता है, फिर वो सीपीयू को देता है, फिर उसको बोलता है वो कि चलो ये काम करके दो। तो यहाँ पे हम लोग ये स्टेप वाइज जो चीजें करते हैं, ये ईच लाइन पे जो लिखते हैं इसको तुम स्टेटमेंट रख सकते हो कि दिस इज अ स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट में क्या हो सकती है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होती है। अगर हम लो लेवल कोड में जाएंगे तो ये सम इज इक्वल 10 मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हो सकती है। इसको पहले सम एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा,
उसके बाद उसमें ये डेटा डालना पड़ेगा, ये मल्टीपल स्टेप में ये कर सकता है। पर यहाँ पे तुम एक लाइन में जो लिखोगे उसको तुम स्टेटमेंट कह सकते हैं। जैसे हम लोग अभी बाद में हम लोग पढ़ेंगे इफ एल्स, हम लोग इफ लिखेंगे और फिर उसके बाद इफ एल्स, ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो ये सब चीज हम लोगों को स्टेटमेंट में हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। तो मुझे लगता है तुम लोगों को अब स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन समझ आ गया होगा। तो दिस इज, ये मुझे जो बताना था कि जो अब कोड जो एग्जीक्यूट होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। ऐसे नहीं करेगा कि सीधा लाइन नंबर 5 पे जंप करेगा, नहीं, वो पहले से लाइन को रीड करना स्टार्ट कर देता है, यानी टॉप से उसको रीड करना स्टार्ट कर देगा और चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा और बराबर बॉटम तक चलता जाएगा जब तक ये कोड फिनिश नहीं होगा। तो ये लाइन बाय लाइन इसको करता है। और बाद में हमारे पास ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स है जिसकी वजह से हम लोग ब्रांच कर सकते हैं। ब्रांच मतलब यानी हम चाहते हैं कि लाइन नंबर 4 के बाद कुछ चेक हो जाए और उसके बाद ये 6 पे चला जाए, उसके बाद ये 8 पे चला जाए, डिफरेंट पाथ चला जाए। तो जनरली अगर तुम्हारे पास कोई भी डिसीजन स्टेटमेंट्स नहीं है, कोई भी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे कंट्रोल फ्लो क्या होता है। तो कोड कैसे चलता है, कोड लाइन बाय लाइन चलता है। तो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 ऐसे ऐसे करके चलेगा और उसके बाद वो कभी लाइन स्किप कर सकता है बेस्ड ऑन कि अगर तुम्हारे पास ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स होंगे। तो अभी जनरली याद हम ये रखेंगे कि जब भी हम कोड लिखेंगे तो वो टॉप टू डाउन लाइन बाय लाइन चलेगा, ठीक है। तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब हमने क्या करना है, अब हमें ये समझ आ गया कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, जो जब कोड लिखते हैं तो कोड जो होता है ये एक बार लिखा जाता है और बार बार पढ़ा जाता है, ये सब लोग याद रखेंगे। कोड लिखना बहुत इजी होता है पर उसको बाद में मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपने देखा, मैंने पिछली बार तुम लोगों को वेबसाइट दिखाया था, उस पर हमने कितना बड़ा कोड लिखा था। इफ यू अंडरस्टैंड दैट, उस कोड में हमारे पास लेट्स सपोज सम 100,000 लाइंस ऑफ कोड थी। अब उतने कोड को मैनेज करना मुश्किल है, तो इसलिए जब कोड को लिखा जाता है ना तो इसको बहुत अच्छा लिखना पड़ता है। तो अच्छे लिखने की पहली क्वालिटी ये होती है, उसमें हम लोग कॉमेंट्स ऐड कर देते हैं। क्या कर, अब मैं ये तुम लोगों को बताऊंगा कमेंट्स होते क्या है। जब हम लोग कोड लिखते हैं तो हम लोग को पता होता है हम लोग क्या कर रहे होते हैं, लेकिन अगर ये कोड बहुत बड़ा हो गया अब, तो अब जब कोई भी मेरे साथ काम करता है उसको पता चलना चाहिए कि ये क्या कर रहा है, कोई लाइन क्या कर रहा है या कोई कोड ब्लॉक क्या करता है। तो उस पर हम लोग कमेंट्स लिखते हैं, ऊपर हम लोग कमेंट ऐड करते हैं कि दिस ब्लॉक डज दिस, या हम लोग उसकी फंक्शनैलिटी लिखते हैं। तो ये जब ये बड़ा कोड होता है ताकि अगर मेरे पास बहुत लोग काम कर रहे हैं तो उनको पता चले कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि जनरली आप लाइन बाय लाइन तो वो पढ़ेगा नहीं। अब वो क्या करेगा, वो सिर्फ ये कि अच्छा इतना सा ब्लॉक क्या करता है, वो टाइप ऑफ हेडिंग दे देगा उसको। ये कमेंट्स हर लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं, पाइथन में हम लोग लिखते हैं, सी में लिखते हैं, C++ में लिखते हैं। और ये कमेंट्स का मतलब यही होता है कि जो भी कोड लिखना उसको एक्सप्लेन करना है। कमेंट्स का जो मेन मकसद होता है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन और एक्सप्लेनेशन। ये क्यों हम देते हैं, क्योंकि कोड पढ़ना कभी बहुत मुश्किल होता है। लेट्स सपोज मैंने आज कोड लिखा, अभी मैं कल को महमूद फहद को यहाँ पे बताऊं क्योंकि ये लोग अभी एडुकेशन के लिए एंड्रॉइड ऐप बनाएंगे। अब अगर मैंने उसको अच्छे से कमेंट नहीं लिखा है तो इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा उस कोड को डिसाइफर कर, उस कोड को समझना, क्योंकि मैंने लिखा है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बहुत मुझे पता होंगी, मुझे समझाना पड़ेगा इन लोगों को। तो बेस्ट चीज ये है कि हम लोग ये कमेंट्स ऐड करेंगे। कमेंट्स क्या होती है, यानी कि ये डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो डॉक्यूमेंटेशन होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ कोड। जब कोई कोड लिखा जाए तो उसको एक्सप्लेन भी साथ साथ करो कि ये कोड क्या है। और इतना भी ज्यादा कमेंट अब नहीं लिखना है कि तुम लोग कोड कम लिख रहे हो, कमेंट ज्यादा लिख रहे हो। तो एक कोड ब्लॉक का जनरली एक कमेंट होता है कि ये कोड ब्लॉक जो है, ये इतना कोड है, ये ऐसा कर रहा है, इसका ये काम है। तो जनरली हम लोग ये कोड लिखते हैं। अब ये कमेंट्स में क्या होता है, इसमें तुम मल्टीपल टाइप्स के कमेंट लिख सकते हैं। एक को हम लोग कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, ओके। ऐसे ही होता है मल्टी लाइन कमेंट या मल्टीपल लाइन कमेंट। अगर तुम्हें एक्सप्लेन करना है, लेट्स सपोज सिंगल लाइन में कुछ बताना है कि ये इसने ऐसा किया है, तो तुम सिंगल लाइन में लिख सकते हो कि ये कोड जो है ये ऐसा कर रहा है। या कभी कभी तुम्हें लगता है कि मैंने बहुत बड़ा कोड ब्लॉक लिखा है, इसके लिए तो बहुत कुछ लिखना है, तो उसके लिए हम लोग मल्टीपल लाइन कमेंट्स लिखते हैं, यानी कि बहुत सारे लाइंस में हम लोग उसमें कमेंट लिखते हैं। और कमेंट किस लिए होता है, फिर से बताऊंगा मैं, ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ताकि अगर तुम्हारा कोड जो है कल को कोई और पढ़े तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो कोड पढ़ने में। फिर से हम लोग अपने स्क्रीन पे जाते हैं, अपने ऑनलाइन कंपाइलर पे जाते हैं, तो ये दिखाने के लिए नाउ विल सी कमेंट्स क्या होती है। लेट्स सपोज अब हम जो कल प्रोग्राम बना रहे थे उसमें हम लोग क्या पहले करेंगे, अगर मैं यहाँ पे पाइथन में दिखा रहा हूं तो पाइथन में कमेंट कैसे लिखना होता है। अगर मैं कुछ लिख दूं तो ये इसको कोड कंसीडर करेगा। जब मैं कंपाइलर को बोलूंगा सपोज दिस इज द प्रोग्राम रिटन बाय, मान लेते हैं अथर ने ये प्रोग्राम लिखा है, तो ठीक है। अब क्या करूं, अगर मैं इसको ऐसे ही रन करूंगा तो कंपाइलर जो होता है या इंटरप्रेटर जो पाइथन का होगा वो इसको कोड समझेगा, इसको लगेगा ये तो कोड है। जैसे ही रन करेगा तो ये सिंटैक्स एरर दिखाएगा, तुम देख सकते हो यहाँ पे, या इनवैलिड सिंटैक्स बता रहा है कि यहाँ पे ये एरर है, ये क्या लिख रहे हो तुम। तो अब अगर मुझे बताना है कंपाइलर को कि तुम इसको मत देखना, तो यू स्किप इट, तुम इसको स्किप कर देना, ये तुम्हारे कोड चीज की बात नहीं है, ये मैं बस इंसान के लिए लिख रहा हूँ जो ह्यूमन उसको पढ़ेगा। तो इसको मुझे कमेंट बनाना, तो कमेंट कैसे बनाते हैं, बहुत लैंग्वेज में डिफरेंट सिंटैक्स होता है। यहाँ पे पाइथन में मैं इसको हैश डालूंगा, अगर तुम देखोगे ये डिफरेंट कलर इसका चेंज हुआ। ये कलर यहाँ पे अगर देख पा रहे हो तुम, ये बहुत ही छोटा सा आ रहा है कुछ ग्रे बैकग्राउंड में, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे अगर तुम्हें आप दिख रहा है तो ये
डिफरेंट कलर हुआ, तो इसका कलर जो है अभी ग्रीन दिख रहा है तुम लोग को, तो ये अब इसको कंसिडर कमेंट करेगा। अगर मैं इसको अब रन करूं तब तो ये रन होगा एरर के बगैर, क्योंकि अब इसको ये कोड स्किप कर देगा। तो अब कमेंट्स का क्या होता है, जब कमेंट्स कंपाइलर के पास जाती है तो उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो इंस्ट्रक्शंस नहीं होती हमारी, तो वो क्या होता है, वो जनरली सिर्फ हम लोग ह्यूमन के लिए लिखते हैं, ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए लिखते हैं। तो हम लोग पाइथन में कैसे कमेंट करते हैं, ये हैश डाल के, अगर हम लोग हैश लिखेंगे तो ये ऐसे हम लोग कमेंट करते हैं। अगर मैं अब नेक्स्ट लाइन लिख दूं, ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं फिर से एक, मैंने बोला आपके पास मल्टी लाइन और सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं, मैं फिर से कमेंट करूंगा हेलो देयर, और यहाँ पे मैंने इसको कमेंट, अगर मैं फिर से रन करूंगा, मुझे लगा कि मैंने हैश तो डाला है, लेकिन जैसे रन करूंगा फिर से एरर आएगा, मुझे इस पे फिर से हैश डालना पड़ेगा, फिर इनवैलिड सिंटैक्स दिखाएगा। या तो मैं मल्टीपल हैश डालूंगा, या तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं इसको ऐसे कोट्स में बंद करूंगा, ठीक है, ऐसे कोट्स में बंद करूंगा, तब जाके इसको ये स्ट्रिंग समझेगा। यहाँ पे अगर तुम देखो फिर से ये हुआ, तो इस यहाँ पे कोट्स डालने से, ये ट्रिपल कोट्स जो मैंने डाले, तो ये इसको मल्टी लाइन कमेंट कंसिडर करता है। जब तक मैं अब लिखता रहूंगा, जो भी चीजें इसमें होंगी वो सब ये कंसिडर करेगा कमेंट में, कि ये एक मल्टी लाइन कमेंट है ऐसे टाइप का। अगर मैं फिर से रन करूं तो तुम देख सकते हो ये चल रहा है। अगर मैं जरा सा इसको एक ये हटा दूं, सपोज मैं ये यहाँ पे, तुम देखोगे फिर से ये मुझे बता देगा सिंटैक्स एरर। तो ये छोटी छोटी एरर तुम्हें देखना है कि देखो ये सारी की सारी सिंटैक्स एरर देख रही है, क्योंकि कंप्यूटर इज अ डम मशीन, कंप्यूटर को कुछ समझ नहीं आता है, इसको एग्जैक्टली बताना होता है क्या क्या करना है, और ये एग्जैक्टली वही करता है। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग कभी क्या करते हैं, हम लोग किसी इंसान को बोलते हैं मेरे लिए यह काम करना, हम उसको पूरा डिफाइन नहीं करते कि तुम कैसे करना, ये करना, बाद में ये करना। किसी को तुम बोलोगे चलो उठ के ब्रश करो, तो वो आराम से उठेगा, ब्रश करेगा। अगर तुम कंप्यूटर को बोलोगे ब्रश करेगा, तुम्हें पूछेगा ये ब्रश क्या होता है, ये ब्रश करना क्या होता है, तो ये पूरे क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे जब मैंने इसको कुछ लिखा तो इसको कुछ समझ नहीं आता, इसको बहुत ब्रेक डाउन कर रहे हैं, हमें स्टेप बाय इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, तब जाके ये कुछ करता है। याद सभी लोग पूरी जिंदगी के लिए याद रखेंगे, कंप्यूटर डज एग्जैक्टली व्हाट यू टेल इट टू डू। जब जो तुम उसको बोलते हो वो एग्जैक्टली 100% वही करता है, उससे इधर उधर जरा भी नहीं करेगा। ओके, और ये समझना बहुत मुश्किल होता है जब हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग को, क्योंकि लोगों को लगता है कि इसको तो समझना चाहिए, पर ये नहीं समझता। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर एक डम मशीन होती है, ये इतना स्मार्ट मशीन नहीं होती। तो यहां पे हमने देखा मल्टी लाइन और सिंगल लाइन कमेंट्स। कमेंट क्यों चाहिए होते? डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो लेट मी अगेन टेस्ट यू अ बिट, कौन मुझे बताएगा कमेंट्स क्यों नेसेसरी? अगर तुमने ये चीज तुम्हें समझ आई, अब हम लोग कुछ लैंग्वेज के अंदर घुस रहे हैं कि लैंग्वेज में क्या क्या चीजें होती है। पहले हमने स्टार्ट में देखा वेरिएबल्स होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, अभी हम लोग आज देखे कि रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं, उसके बाद हमने देखा एरर भी आ सकता है कोड में, फिर कमेंट भी लिखना है कोड में। अब हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीजों को हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम लोग आइडेंटिफायर्स कहते हैं। आइडेंटिफायर्स, ये सब वर्ड्स लोग याद रखेंगे। क्यों मैं ये पहले वर्ड्स क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बाद में तुम्हें प्रॉब्लम ना हो कोड करते करते। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, जब तुम ये चीज लिखोगे, डिस्कशन वाज गोइंग ऑन आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? तो हर लैंग्वेज में हम लोग कोई नाम दे देते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जिसका हम लोग नाम देते हैं। सपोज हम लोग लैंग्वेज में फंक्शंस देखेंगे, ठीक है, फंक्शंस का हम लोग कुछ नाम दे देंगे, और ये फंक्शंस क्या होती है मैं बताऊंगा बाद में। हमारे पास वेरिएबल होते हैं, तो लोगों को आप पता है कि वेरिएबल क्या है, इन वेरिएबल्स का भी हम कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग एक दूसरे से इनको डिस्टिंग्विश कर पाए। और बहुत सारी चीजें होती है, और क्लासेस होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। इन सारी चीजों एंटिटीज को जो हम नाम देते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि मैं एक नाम दे दूं, इसको हम लोग आइडेंटिफाई कहते हैं। तो आइडेंटिफायर क्या होता है? कोई भी नाम जो चाहे हम लोग वेरिएबल को दें, चाहे हम लोग फंक्शन को दें, चाहे हम लोग क्लास को दें, इन सब को हम लोग आइडेंटिफायर्स कहते हैं सिंपली, ठीक है। आइडेंटिफायर्स में तुम्हारे सब कुछ आता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब तुम जो वेरिएबल नाम लिखोगे या फंक्शन का नाम या क्लास का नाम, तो तुम लोग ये आइडेंटिफाई करो। अब ये आइडेंटिफायर्स में क्या होता है, इन अब तुम्हारे पास कोई पर्टिकुलर चेक होता है। तो मैंने तुम्हें बताया कि कंप्यूटर इज अ डम मशीन, बहुत डम मशीन है। तो अब क्या करना है हमें, अभी आइडेंटिफायर का हमें देखना है कि रूल्स क्या होते हैं ये लिखने के। जब तुम एक वेरिएबल नाम डिफाइन करो, तो अभी हमने लिखा सम इज इक्वल टू 1, तो इसे डायरेक्ट ले लिया ये सम इज इक्वल टू 1, इसमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं दी है। पर तुम्हें पता है ये जो वेरिएबल नेम यहाँ पे, इसको हम लोग कह सकते हैं आइडेंटिफायर। तो ऑल इन ऑल आइडेंटिफायर नाम होता है जो बहुत चीजों को दिया जाए, चाहे वो फंक्शन नेम को दिया जाए, चाहे वेरिएबल नेम को दिया जाए, चाहे क्लास नेम को दिया जाए, इन सबको हम लोग आइडेंटिफायर्स कहते हैं। अब आइडेंटिफायर लिखने के रूल्स होते हैं, ठीक है, इसके अपने रूल्स है। ये आइडेंटिफायर हम लोग कैसे लिखे, इनके रूल्स है, ठीक है। अब मैं ये रूल्स बहुत तेजी से बताता हूं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट समझना है नहीं इसको, पर फिर भी पता होना चाहिए। कभी तुम्हारा प्रोग्राम लिखोगे और उसमें एरर आ रहा है और तुम लोग निकाल नहीं पा रहा है एरर, तुम्हें लग रहा है कि मेरा तो प्रोग्राम सब कुछ ठीक चल रहा है, पर शायद इसमें आइडेंटिफायर का इशू होगा। तो जब भी तुम चाहे वेरिएबल का नाम लिखो, चाहे फंक्शन का नाम लिखो, क्लास का नाम लिखो, इसमें पहला रूल जो है, तो इसमें यह होना चाहिए, तो फर्स्ट रूल इज कि ये आइडेंटिफायर जो होते हैं ये कंपोज होते हैं। इसमें तुम लिख सकते हो A to Z, सब कुछ लिख सकते हो, सारे सिंबल जो तुम्हारे पास है, A to कैप्स, A to Z, स्मॉल A to Z, 0 to 9 और अंडरस्कोर सिंबल यूज कर सकते हो। इसके अलावा तुम कुछ यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर तुमने कुछ यूज किया इसके अलावा तो वो एरर दे देगा। अगर तुमने कुछ ऐसा सिंबल इसमें डाला इन आइडेंटिफायर में, एरर देगा। फिर से मैं तुम्हें कोड स्क्रीन पे ले जाता हूं दिखाने के लिए। सपोज ये रूल्स मेरे पास, पहला रूल जो मेरे पास है वो ये है कि तुम सिर्फ A to Z, स्मॉल A to Z
और 0 to 9 और अंडरस्कोर सिंबल यूज कर सकते हो और बाकी कुछ यूज नहीं कर सकते। अभी तक मैं सब यही यूज कर रहा था। अगर मैं गलती से कुछ ऐसा करूं जहां पे मैं लेट सपोज मैं यहां पे लिख रहा हूं सम इज इक्वल 15, मैं ऐसा लिख रहा हूं, तो अब ये चलेगा क्योंकि इसमें कोई मैं रूल ब्रेक नहीं कर। अब मैं इस रूल को ब्रेक करता हूं, अब मैं क्या करता हूं, इसमें कुछ और सिंबल डालता हूं। मैं इसमें ये सिंबल डाल रहा हूं, ठीक, गलती से मैं सोच रहा हूं चलो इसको ऐसे सिंबल लिखता हूं मैं, ये तो आइडेंटिटी कीवर्ड, ये तो नाम है, ये तो वेरिएबल का नाम है, ये तो चलना चाहिए। बट अगर तुम देखोगे यहाँ पे इसको एरर देना चाहिए क्योंकि ये अलाउड है नहीं। जब मैं यहाँ पे रन करो तुम यहाँ पे देख सकते हो इनवैलिड सिंटैक्स, क्यों, क्योंकि ये अलाउड ही नहीं है, आइडेंटिफायर्स में ये चीज अलाउड नहीं है। तो पहला रूल हमने क्या देखा, स्मॉल ए टू जी कैपिटल ए टू जी और 0 to अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। हाँ, अंडरस्कोर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर क्या होता है अगर तुम्हें पता हो तो, अंडरस्कोर ये होता है। अगर मैं इसको रन कर दूं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये चल रहा है। ये पाइथन के स्पेसिफिक रूल में बता रहा हूं। पाइथन में रूल्स होते हैं यही ऑलमोस्ट सेम रूल्स, सी और सी प्लस प्लस में, जावा सब में ऑलमोस्ट सिमिलर रूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सिंबल्स में नहीं, स्पेशल सिंबल्स को मैं यूज नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं सिर्फ ये चीज यूज कर सकता हूं, ए टू जी, स्मॉल ए टू जी, 0 to 9 और ये। और उसके बाद सेकंड जो रूल है, द सेकंड रूल दैट वी हैव इन दिस, आइडेंटिफायर लिखना कैसे होता है, इसको तुम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। हम लोग इसको यानी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। इट कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। इसको हम लोग डिजिट से बिल्कुल स्टार्ट, अगर हमने डिजिट लिख दिया आगे, हम सोच रहे हैं कि ये चलेगा, ये फिर से एरर देगा। फिर से मैं तुम्हें दिखाता हूं, अगर मैं इसको आगे एक डिजिट डाल दूं, सपोज मैं यहां पे फिर से कोड ले रहा हूं, यहां पे तुम देख सकते हो अब मेरे पास यहां पे जो है सम अंडरस्कोर लिखा। अगर मैंने इसका आगे 1 डाल दिया, देखो अगर मैंने इसके आगे 1 डाल दिया और मैंने इसको रन कर दिया, तुम फिर देखोगे इसमें एरर आ जाएगा। तो एरर यहां पे आ जाए इनवैलिड सिंटैक्स, क्यों, क्योंकि अलाउड नहीं है कि तुम स्टार्ट डिजिट से करो। तो अलाउड क्या है, तुम बाद में डिजिट डाल सकते हो, तुम यहां पे सम 1 लिख सकते हो लेकिन बीच में डाल सकते, लेकिन पहले तुम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते इसको, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने आपको बता दिया, ये आइडेंटिफायर का यहाँ पे रूल है, तुम लोग यहाँ पे इसको डाल नहीं सकते। मैं थोड़ा सा जूम कर तुम्हें दिखाने के लिए, यहाँ पे तुम देख रहे हो सम 1 ठीक बिल्कुल ठीक से चल रहा है। अगर मैंने 1 सम लिखा, ठीक है, अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे मैं 1 सम लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, तो तुम देख पा रहे हो कि ये एरर दे रहा है मुझे। तो दिस इज सेकंड रूल। पहला रूल था ये जो मैंने बताया कि कौन कौन सी चीजें इसमें इस्तेमाल हो सकती है। नाउ लेट्स गो टू थर्ड रूल। क्या है ये आइडेंटिफायर लिखने का तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल ये है जो मैंने पहले ही बताया तुम लोग को, रिजर्व्ड कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते एज आइडेंटिफायर्स। रिजर्व्ड कीवर्ड्स जो है उनको हम लोग यूज नहीं कर सकते एज आइडेंटिफायर। ना उसको वेरिएबल नाम पे यूज कर सकते हैं, ना उसको फंक्शन नेम पे यूज कर सकते हैं, ना क्लास नेम, कुछ भी हम लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और फोर्थ में तुम लोग को ये रूल बताया कि हम लोग ये स्पेशल सिंबल्स यूज नहीं कर सकते। तुम लोग 3 रूल याद रखोगे, ए टू जी ये सब अलाउड है, ठीक है, हम लोग इसको स्टार्ट नहीं कर सकते डिजिट से, हम लोग रिजर्व्ड कीवर्ड को यूज। या चौथा रूल मैं लिखूं स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड, स्पेशल सिंबल्स जो है वो अलाउड नहीं है, जो मैंने आप लोगों को दिखाया। तो ये सब लोग याद रखेंगे जब एक वेरिएबल का नाम क्रिएट करोगे। जब एक वेरिएबल नाम क्रिएट करो ये सब चीजें याद रखने। कभी तुम गलती से ऐसे लिख दोगे और फिर तुम्हारे प्रोग्राम में एरर आएगा, तुम सोचते रह जाओगे कि ये एरर तो मुझे नहीं आना चाहिए, पर ये एरर क्यों है, तो शायद तुम्हारा मिस्टेक इनमें है, तुमने आइडेंटिफायर को गलती से ऐसा नाम दे दिया जो अलाउड नहीं है। तो ये सब रूल्स तुम लोग को याद होने चाहिए। अब कौन मुझे ये रूल रिपीट करके देगा? हम लोग अब तुम्हारा अंडरस्टैंड टेस्ट करते हैं कि किस किस को कितना समझ आया इसमें से। मुझे बताओ अगर मैं इसको अभी रन करूंगा तो ये चलेगा क्या? अगर मैं इसको रन करूंगा ऐसे ही तो किस किस को लगता है ये चलेगा? अगर मैं इसको लिखूं मुझे कौन बताएगा क्या ये वैलिड है कि नहीं वैलिड है? ये अगर मैं रन करूं, अगर आपको पहले ये समझ, मैंने बोला इसमें कोई भी रूल ब्रेक नहीं हो रहा क्योंकि ये स्टार्ट डिजिट से नहीं हो रहा है, इसमें स्पेशल सिंबल यूज नहीं हो रहे हैं और इसमें हमारे पास रिजर्व्ड कीवर्ड यूज नहीं हो रहा, तो ये बिल्कुल चलेगा। अगर इसको मैं अब वापस से बंद कर दूं, मैं यानी जब मैं कोई चीज को कमेंट करता हूं वो कोड नहीं पड़ेगा। अगर मैं अब इस पे जाऊं तो मुझे कौन बताएगा ये चलेगा कि नहीं चलेगा? ये नहीं चलेगा। ब्यूटीफुल। अगर मैं इसको रन करूं तो तुम देख सकते हो मैंने पहला रूल यहां ब्रेक कर दिया। मैंने बोला कि ये 1 जो स्टार ये 6 को स्टार्ट नहीं होना चाहिए था इससे। अच्छा फिर से मैं आता हूं इस पर, तुम मुझे बताओगे क्या ये चलेगा कि नहीं चलेगा? तीसरा लाइन जो यहां पे लिखा है फॉर इज इक्वल 5 चलेगा? ये भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये फॉर जो है ना ये रिजर्व्ड कीवर्ड होता है। मैंने अभी तुम्हें बताया था इफ एल्स फॉर ये रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं। अगर मैं रन करूं इसको तुम देखोगे यहां पे ये दिखा रहा है कि इनवैलिड सिंटैक्स, ये फॉर जो है ये रिजर्व्ड कीवर्ड है, तो इसको रन। बाकी जो 3 है यूजर एज ये चलेगा, ये सर ये भी चलेगा। तो मुझे बताओ क्लास नेम चलेगा? ये भी चलेगा। तो ये यहां ये भी चलेगा, ठीक है, ये भी चलेगा। इसमें कोई मिस्टेक है, इन तीनों में कोई मिस्टेक नहीं है, इन 2 में मिस्टेक थी और इसमें ये भी बिल्कुल ठीक था। तो तुम लोगों को ऑल इन ऑल समझ आ गया कि आइडेंटिफायर्स को नाम कैसे देते हैं। गुड, वेरी गुड। कोई क्वेश्चन अभी तक किसी का? कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन किसी ने पूछा कि रिजर्व्ड कीवर्ड्स कौन कौन से है, ठीक है। अब हर लैंग्वेज पे डिपेंड करता है
पाइथन में कुछ और रिजर्व्ड कीवर्ड्स होंगे, सी में कुछ और रिजर्व्ड कीवर्ड्स होंगे, सी प्लस प्लस में और रिजर्व्ड की, लेकिन रिजर्व्ड कीवर्ड्स होंगे हर लैंग्वेज में, ये होंगे ही। तो अब मुझे देखना है पाइथन में कौन से रिजर्व्ड कीवर्ड्स है। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक यहाँ पे एक लाइन लिखता हूं, प्रिंट कीवर्ड्स डॉट केडब्ल्यू लिस्ट। अगर मैं ये लिखूं, अगर मैं इसको लेट सपोज रन करूं यहाँ पे, लेकिन इसके लिए मुझे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा एक पैकेज, उसको मैं कीवर्ड्स का नाम दे दूंगा, इंपोर्ट कीवर्ड्स, कीवर्ड, और ये मुझे बताएगा कि मेरे पास सारे के सारे कीवर्ड्स कौन से। अगर मैं इसको रन करूं तो तुम लोगों के पास ये सारा लिस्ट आ गया यहाँ पे, ये पूरा लिस्ट जो है ना ये रिजर्व्ड कीवर्ड्स है जो तुम यहाँ पे देख पा रहे हो। इसमें पहला कीवर्ड है जैसे फॉल्स है, नन, ट्रू, एंड, एज, एसर्ट, एसिंक, एवेट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, ये सब के सब जो है तुम्हारे पास ये रिजर्व्ड कीवर्ड्स है। बाद में सब लोग इसको देखेंगे ये पाइथन की रिजर्व्ड कीवर्ड्स है, लेकिन अगर हम सी, सी प्लस प्लस या कोई और लैंग्वेज देखेंगे वहां पे बहुत सारे कीवर्ड्स इस ये नहीं हो। लेट सपोज वहां पे एंड रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं है, ठीक है, वहां पे मान लेते ये एवेट रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं है। बहुत सारे ऐसे कीवर्ड जो रिजर्व्ड कीवर्ड सी, सी प्लस प्लस नहीं होंगे। वैसे सिमिलर जावास्क्रिप्ट में ये डिफर करते हैं, लेकिन हर लैंग्वेज में रिजर्व्ड कीवर्ड्स होंगे। बात सबको समझ आई? ना इफ यू सी, अगर मुझे अब कोड लिखना है, अब मुझे पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अब डेटा टाइप्स में बहुत लैंग्वेज होती है, किसी किसी लैंग्वेज में क्या होता है उसमें डायनेमिकली टाइप करना पड़ता है, यानी उसमें क्या करना है, उसमें कुछ कुछ लैंग्वेज उसको हम लोग डायनेमिक लैंग्वेज, जैसे पाइथन इज अ डायनेमिक लैंग्वेज, क्योंकि इसमें हमें टाइप नहीं करना पड़ता कि ये कौन सा डेटा, ये खुद पकड़ लेता है, ठीक है, इसको खुद पता होता है कि ये किस टाइप का डेटा है। लेकिन अगर तुम सी में कोड लिखोगे, सी प्लस प्लस, उसमें बताना पड़ता है कि ये किस टाइप का कोड है। अगर मैं यहां पे ऐसा लिखूं, लेट सपोज a इज इक्वल 10, ठीक है, अगर मैं इसको बताऊं तो तुम सबको पता है कि ये इंटीजर है, 10 इज एन इंटीजर। अगर मैं यहां पे b लिखूं, b इज इक्वल लेट सपोज सुफियान, ठीक है, सबको पता है ये जो b है ये यहां पे स्ट्रिंग है। अब मैं एक्चुअली लिख नहीं रहा, अगर मुझे टाइप चेक करना है ये किस टाइप का है, तो मैं यहां पे लिखूंगा प्रिंट, और मैं यहां पे लिखूंगा टाइप, और यहां पे मैं लिखूंगा ए का क्या टाइप है, और ऐसे ही सेम कॉपी पेस्ट करके मैं बताऊंगा कि बी का क्या टाइप है। सपोज इसको यहां पे कॉपी किया और नीचे इसको पेस्ट किया सेकंड लाइन में, और यहां पे मैं प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ बी। अब मैंने क्या किया, फिर से इस कोड को समझते हैं। इस कोड को मैं क्या लिखा है, a इज इक्वल 10, ए मेरे पास एक वेरिएबल है, इसको मैंने 10 नंबर दे दिया, और वैसे मेरे पास b है, b मेरे पास एक स्ट्रिंग है, इसको मैंने सुफियान दे दिया। अब मुझे पता है कि ये डेटा जो है ये डिफरेंट टाइप्स का डेटा है, ठीक है, इसमें ये वाला जो टाइप है ये इंटीजर है, ये वाला जो टाइप है ये स्ट्रिंग का डेटा टाइप है। अब मुझे अगर चेक करना है, क्योंकि मैंने तो लिखा नहीं पाइथन को कि ये किस टाइप का डेटा है, पाइथन खुद पकड़ लेगा इसको, तुम यहां पे देख सकते हो। अगर मैं फिर से इसको रन करूं ये कोड को, और मैं यहां पे रन करूं, तुम यहां पे देख सकते हो ये टाइप बताएगा किस टाइप का। तुम यहां पे देख पा रहे हो क्लास इंटीजर एंड क्लास स्ट्रिंग, str शॉर्टकट में लिख रहे हैं, यानी कि जो तुम्हारा पहला ए का वेरिएबल था ये तुम्हारे पास इंटीजर क्लास का है, जो क्लास बी तुम्हारे पास है, यानी जो बी है ये तुम्हारे पास स्ट्रिंग क्लास का है। तो ऐसी लैंग्वेज को जो खुद ब खुद पकड़ लेती है डेटा टाइप्स की, ये कौन सा डेटा टाइप है, तो ऐसी लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस, ठीक है। तो डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेजेस, तो ये इसका मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी लैंग्वेज जिसमें मैं नहीं बता रहा कि कौन सा डेटा है, वो खुद वो पकड़ लेता है कि ये नंबर पे बेस पे या ये स्ट्रिंग के बेस पे वो खुद जान लेता है। लेकिन अगर तुम सी में यही लिखोगे तो सी में ये नहीं बताएगा, सी में हमें बोलना पड़ता है, उसमें बोलना पड़ता है ये इंटीजर है, ठीक है, उसमें बोलना पड़ेगा लेट सपोज ये स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स है, उसमें अलग से स्ट्रिंग नहीं होता तो उसमें डिफाइन करना पड़ता है, तो उसमें आगे लिखना पड़ता है कि ये इंटीजर है, सी प्लस में भी लिखना पड़ता है, तो तुम लोग को वहां लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। तो ऐसी लैंग्वेज हमें लिखना नहीं पड़ेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, यानी डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज। तो पाइथन जो है वो एक डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज है, इसको बताना नहीं पड़ता कि कौन सा डेटा टाइप है, ये खुद ब खुद इसका पता कर लेता है। और यहां पे तुमने एक और चीज देखी, प्रिंट, इसी चीज को हम लोग फंक्शन कहते हैं, ठीक है, बाद में हम लोग देखेंगे डिटेल में फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे एक सिंपल सा मैं चीज यहाँ बता रहा हूं तुम लोग को, ये प्रिंट जो है ये फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अब कुछ प्रिंट करना चाह रहा हूँ, लेट सपोज ये ए एंड सुफियान, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इसमें बीच में जो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ए कॉमा बी लिख दूं, तुम देख सकते हो ये ए और बी को प्रिंट कर देगा, यानी जो भी इनका वैल्यू है इनको ये प्रिंट कर देगा। मैंने रन किया, यहाँ पे तुम देख रहे हो 10 और सुफियान को इसने प्रिंट कर दिया, और तुम देख रहे हो इसने एक ही लाइन में इसको प्रिंट कर दिया, एक लाइन में इसको प्रिंट, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखा था, पहले मैंने ए लिखा, फिर मैंने बी लिखा। अगर मैं लेट सपोज इस बी को अलग से लिखूं, अगर मैं दो स्टेटमेंट लिखूं प्रिंट के, प्रिंट और मैं यहाँ पे बी लिख दूं, तो अगर अब तुम मैं रन करके देखो, तुम देखो ये दो लाइन में आएगा, देखो पहले लाइन में आया फिर दूसरे लाइन में आया, क्योंकि प्रिंट बाय डिफॉल्ट क्या करता है, जो भी इसमें आएगा वो इसको एक लाइन में लिख देगा, और नेक्स्ट प्रिंट क्या करता है फिर वो दूसरी लाइन में लिखेगा, यानी ये शिफ्ट करता है कर्सर को नेक्स्ट लाइन में। ये चीज सबको समझ आनी चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले चीज मैंने लिखा, लेट सपोज मुझे लिए लिखना है, मुझे किसी को वेलकम करना है, लेट सपोज मुझे, और इसमें क्या है, इसमें हम लोग इनपुट भी ले सकते हैं, वो भी एक फंक्शन है इनपुट लेने का फंक्शन। तो अब मुझे लेट सपोज किसी का इनपुट लेना है और मुझे उसको वेलकम करना है। सपोज जब
तुम एक वेबसाइट पे जाते हो, वहां पे वो तुमसे पहले यूजर नेम वो सब पूछते हैं, अकाउंट का लॉग इन करो, फिर वो तुम्हें बोलते हैं वेलकम टू दैट वेबसाइट, जैसे वेलकम टू एडुकेशन अगर हम लोग करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक यूजर का नाम ले लेंगे, ठीक है, हमारे पास यूजर नेम हो, अब इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, यूजर नेम, और इसको हम लोग इनपुट लेंगे, हमारे पास एक फंक्शन होता है इनपुट, और यहां पे हम लोग लिखेंगे एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। अब ये क्या करेगा, जैसे ही तुमने ये लिखा तो ये जो डिस्प्ले पे तुम्हें दिखाएगा कि अपना नाम इनपुट करो, और जो भी नाम तुम इनपुट करोगे वो इसको इस यूजर नेम में स्टोर करके रखेगा, और उसके बाद तुम्हें उसको प्रिंट करा, तो तुम्हें पता है कि इसको एक्सेस कर सकते हैं, तो हम यहां पे लिख सकते हैं प्रिंट, ओके, फिर यहां पे लिख सकते हैं इसका यूजर का नाम लिख सकते हैं, लेट्स सपोज हम लिखेंगे वेलकम टू एडुकेशन, ठीक है, फिर मैं इस यूजर का नाम लिखता हूं, लेट्स सपोज यहां पे मैं कॉमा करके यूजर नेम लिखूंगा, ये सब सिंटैक्स है, तुम देख पा रहे हो, ये प्रिंट में जो है उसके बाद मुझे कॉमा से सेपरेट करना पड़ता है कुछ, यहां पे मैं कॉमा डाल रहा हूं, अगर मैंने ये कॉमा मिस कर दिया फिर से एरर देगा। अब पहले ये क्या पूछेगा कि इनपुट करो कुछ, और उसके बाद उसको प्रिंट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे अब रन करूं इसको, तुम देख पा रहे हो ये बोल रहा है एंटर योर नेम, अपना नाम बताओ, लेट्स सपोज मैं अपना नाम लिख देता हूं, तो एंटर, ये बोल रहा है वेलकम टू एडुकेशन मुसाविर, और मेरा आगे नाम लिख दे रहा है, और इसी सिंटैक्स में एग्जैक्टली जैसा मैं इसको बता रहा हूं तो वैसे का वैसा ही लिख रहा है ये, ठीक है। तो यहां पे मैं ये एक और फंक्शन हमने देख, जैसे ये प्रिंट एक फंक्शन है, वैसे ये इनपुट भी एक फंक्शन है, ठीक, ये डिफाइंड है पहले से, पाइथन में ये फंक्शन डिफाइंड है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये यहां पे क्या करता है, इफ यू सी दिस लाइन, ये लाइन ऑफ कोड क्या करता है, ये पहले इनपुट से मांगता है, यानी इनपुट मांगता है, और उसके बाद वो इनपुट लेता है और इसको यहां इस यूजर नेम में स्टोर कर देता है। अगर मैंने गलती से ऐसा किया, लेट्स से मैंने रन कर दिया और मैंने गलती से लिखा मेरा नाम 10 है, तो यहाँ पे ये तो डम मशीन है, इसको कुछ पता नहीं, इसको ये नहीं पता कि मुझे नाम लेना था, इसने फिर भी लिख दिया वेलकम टू एडुकेशन 10। तो फिर अगर ये चीज हमें करना है तो इसके लिए हम लोग फिर टाइप चेकिंग वो सब चीज करते हैं, लेकिन यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि ये कितनी डम मशीन है, इनपुट मैंने बोला नाम लिखने को और यूजर ने 10 लिख दिया इस पे, और वो इसने ये भी प्रिंट कर दिया, क्योंकि इसको तो कुछ पता है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। किस किस को ये बात समझ आई कि इनपुट हम लोग ऐसे लेते हैं, दो चीजें हम लोग यहाँ पे देखी कि इनपुट कैसे लेते हैं और प्रिंट कैसे करते हैं। एनी क्वेश्चंस? ब्यूटीफुल, यानी कि दो चीजें मैं फिर से बता देता हूं। यहाँ पे मेरे पास ये दो फंक्शंस थी, एक तो मैंने इनपुट लेना सीखा और फिर उस इनपुट को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कराना सीखा। मान लेते हैं अब तुम लोग को एक सिंपल सा कुछ कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है, या कुछ तुम्हें फीस बनानी है या कुछ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाना है, तो तुम्हें यूजर से इनपुट लेना है और उसको प्रिंट करके देना है। सपोज तुम्हें किसी को बोलना है कि एक काम करो, तुम मुझे सब्जेक्ट 5 बता दो और मैं तुम्हें बता दूंगा तुम्हारा परसेंटेज कितना है, तो तुम क्या करोगे, तुम यूजर से इनपुट ले लोगे ऐसे ही, लेकिन वो 5 बार करोगे। देखो यहाँ पे मैं लिखा एंटर योर नेम, यहाँ पे लिखूंगा एंटर योर मार्क्स सब्जेक्ट 1 के लिए, फॉर सब्जेक्ट 1 सपोज, या मैं सिर्फ एंटर योर मार्क्स, वो एक एक करके सब्जेक्ट लिख देगा और इसको मैं यहाँ पे वेरिएबल नाम में सब्जेक्ट 1 लिख दूंगा, और इसको मैं 5 बार इनपुट मांगूंगा और उसको मैं 5 बार स्टोर करके रखूंगा। सब्जेक्ट 2 सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, फिर उसको भी इनपुट बोल सकता हूँ कि इनपुट दे दो मुझे। मैं जस्ट ये कोड लाइन चेंज करूंगा, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट 2, यहाँ पे फिर सब्जेक्ट 3, मान लेते 5 सब्जेक्ट है किसी पर, सब्जेक्ट 3 और फिर एक और सब्जेक्ट 4 और सब्जेक्ट 5। मैंने ये 5 वेरिएबल बनाया, यानी कि मैं 5 बार यूजर को बोल रहा हूं इनपुट दे दो मुझे, इनपुट दे दो, और वो 5 बार लेट सपोज इनपुट दे भी रहा है। और उसके बाद क्या कर रहा हूं, उसके बाद जो भी उसका है उसको मैं टोटल कर रहा हूं। तो टोटल मैं कैसे करूंगा, तो मैं ऐसे करूंगा, टोटल सिंपल वे में अभी दिखा रहा हूं मैं, टोटल इज इक्वल, ये जो है मेरे पास ये सारे सब्जेक्ट्स हैं इनका टोटल कर रहा हूं, सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3, ये सब ऑपरेशंस कर रहा हूं, सब्जेक्ट 1 प्लस ऐसे ही सब्जेक्ट 2, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट 3 प्लस सब्जेक्ट 4 प्लस सब्जेक्ट 5। अब मैंने इसको प्रिंट कर दिया। अब मुझे परसेंटेज निकालना है, सब लोगों को परसेंटेज का फॉर्मूला पता होगा, मान लेते हैं। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा परसेंट, इसका फॉर्मूला क्या है टोटल, और डिवाइड बाय, मैं सब्जेक्ट कर दे डिवाइड बाय कितने टोटल में से कितने मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला ऐसा है, टोटल डिवाइड बाय 5, जितना टोटल मार्क्स मेरे पास है उसको डिवाइड बाय 5 करो, और लास्ट में उसको मैं बताऊंगा तुम्हारा परसेंटेज कितना है। लेट्स सपोज यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट, उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे योर परसेंटेज इज, और यहां पे मैं इसको लिखता हूं क्योंकि परसेंटेज मैंने पीआर में स्टोर करके रखा था, मैं इसको बोल रहा हूं कि इसमें परसेंटेज स्टोर है तो इसको प्रिंट करके दो। और एक काम करते हैं, उसको नाम भी पूछते हैं ताकि उसको हम लोग रीड भी करें, तो उसका नाम पहले पूछते हैं। नाम एक नेम वेरिएबल में स्टोर रखूंगा, फिर से मैं लिखूंगा इनपुट एंटर योर नेम। अगर तुम लोग एटीएम में देखा होगा तो एटीएम मशीन में ऐसे ऑप्शन होते हैं। अभी ये वो तुम्हें नहीं दिख रहा है कि ये कोड बहुत अच्छे से लिख, इसको हम बहुत अच्छे से लिख सकते, बाद में इंटरफेस बनाएंगे हम लोग, लेकिन अंदर से कोड यही चल रहा होता है। तो नेम क्या है, इनपुट पहले नाम देगा वो, फिर 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स देगा, फिर उसको हम टोटल करेंगे, फिर वो टोटल को परसेंटेज निकालेगा। यहाँ पे मैंने ऑपरेशंस किए, तो उसके बाद वो परसेंटेज स्क्रीन पे दे देगा। अगर मैं इसको रन करूं सपोज,
और ये लाइन बाय लाइन, मैंने क्या बोला, कोड लाइन बाय लाइन चलता है। अब तुम लोग देखो ये लाइन बाय लाइन चलेगा, होपफुली यहाँ पे कोई एरर नहीं होगा। अब मैं रन करूंगा, ये पहले नाम पूछता है। रन करने से पहले मैं क्या करूंगा, मैंने इस नेम को यूज ही नहीं किया कहीं पे, मुझे नाम लिखना चाहिए था, मुझे लिखना चाहिए था प्रिंट, उसको मैं लिखता है यूजर को हेलो, और उस यूजर का नाम यहाँ पे मैं लिखता, यानी यहाँ पे यूजर का मैंने नाम लिखा नेम, तो मैं इसको यहाँ पे नेम लिखूंगा, तो यानी उसको नेम बोला हेलो, उसके बाद नेम, फिर से मैं रन करता हूँ। अब ये क्या, एंटर योर नेम, मान लेते हैं मेरा नाम जो है वो है सुफियान, मान लेते हैं, ठीक है। एंटर योर, मैंने सुफियान का नाम लिखा। अब पहला ये लाइन चला, तुम देखो लाइन नंबर ये वाला चला, फिर लाइन नंबर 2 चलेगा, देखो एंटर योर मार्क्स, लाइन नंबर 2 चला। मैंने इसको बोला कि मेरे पहले सब्जेक्ट में 96 थे आउट ऑफ 100, ठीक है। फिर इसने बोला अच्छा बताओ सब्जेक्ट 2 में कितने मार्क्स थे, मैंने बोला 90 मार्क्स थे। सब्जेक्ट, उसके बाद फिर से तीसरा लाइन चल रहा है, यानी कि ये 4th लाइन चल रहा है, यहाँ पे कितने मार्क्स आए 85, और उसके बाद मेरे मार्क्स सपोज बहुत कम आए कि सब्जेक्ट में, मान लेते 46, सुफियान पे 46 आए, और एक सब्जेक्ट है 5वां सब्जेक्ट, उसके मार्क्स 78 है। तो ये मैंने जब एंटर किया, तुम देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे एरर है। अब तुम्हें ये बताएगा कि एरर क्यों है। यहाँ पे देखो ट्रेस लाइन नंबर 9 पे कुछ बोल रहा है कि तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर है। देखो टोटल बाय 5, क्योंकि ये जो टोटल तुम्हारा, क्योंकि ये जो यहाँ पे स्टोर कर रहा है ये सब स्ट्रिंग में स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे एक और चीज तुम्हें दिखाने को मिला कि देखो एरर आ सकते हैं, फिर उस एरर को हम लोग को फिक्स करना है। क्योंकि यहाँ पे इसने बोला कि तुम जो मार्क्स दे रहे हो वो तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पे मैं डिवाइड कैसे करूं, तो मुझे इस चीज को कन्वर्ट करना है, तो उसको हम लोग कहते हैं टाइप कास्टिंग करना है। इन सब चीजों को मैं कन्वर्ट करता हूं इंट में, मुझे हर चीज को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, पहले इसको ऐसे इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। तो तुम लोगों ने देखा ये कितना जलील मशीन है, ये बिल्कुल कुछ नहीं समझता, इसको हर एक चीज एक एक करके बोलनी पड़ती है। इसने जब इनपुट लिया तो इसने बोला मैं तो स्ट्रिंग ले रहा था, अब मैंने ऐड करने को बोला, इसने खुद कन्वर्ट नहीं किया, इसने बोला कन्वर्ट करके दो। एरर सबको समझ आना चाहिए। यहां पे एरर क्या था कि जब मैंने कोड लिखा तो जब इनपुट ले रहा था वो इसको एज ए स्ट्रिंग स्टोर कर रहा था, और जब मैं यहां पे लिख रहा था टोटल डेटा, वो बोल रहा था टोटल तो स्ट्रिंग है, तुम क्यों कर रहे हो इसका ऐसा। तो मैंने इसको आप बता दिया, देखो ये स्ट्रिंग है नहीं, तुम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देना, जो भी मैं दे दूंगा उसको इंटीजर बना देना। तो अब मैं फिर से चलाऊंगा, फिर जब मैं रन करूंगा और फिर मैं यहां पे नाम लिखूंगा, ठीक है, फिर से मैं अपने मार्क्स दे दूंगा। लेट्स सपोज उप्स मैंने 2 बार एंटर कर दिया, मुझे रन करना है फिर से। तो यहां पे मैं सुफियान, ये इंटरप्रेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं, पर बिकॉज इट इज फ्री। सुफियान, सब्जेक्ट 1 के मार्क्स 96, सब्जेक्ट 2 के मार्क्स 63, 58, 94, और सब्जेक्ट 5 के मार्क्स मैं मान लेता हूं 78। अब ये मार्क्स मैंने दिया, अब होपफुली इसको चलना चाहिए, गिवन दैट कोई एरर ना, अगर फिर से एरर आ गया फिर से हमें देखना पड़ेगा एरर क्यों है। तो अब मैं एंटर यहां पे करूंगा, तुम यहां पे देख सकते हो हेलो सुफियान, इसने पहले बोला हेलो सुफियान और फिर लिखा योर परसेंटेज इज 77.8, यहां पे इसने परसेंटेज बता दी। ये जो लास्ट में 2-3 लाइन यहां पे लिखी मैंने, देखो यहां पे मैंने आउटपुट दिखाया है, यहां पे मैं कैलकुलेशन कर रहा था, ये जो मेरा कैलकुलेशन है, और यहां पे मैं इनपुट ले रहा था यूजर से, और तुमको मैंने एरर भी दिखाया, और एरर निकालने को हम लोग डिबगिंग कहते हैं। पिछली बार में ये बता चुका हूं कि जब भी तुम कोई कोड लिखते हो तो वो पहले तो लिखते हो उसको, लेकिन जब उसमें कोई बग आता है, ठीक है, और बग उसको कोड के एरर को हम लोग जनरली बग कहते हैं, इसमें कोई बग आ गया और फिर उसको दूर करने को हम लोग डिबगिंग कहते हैं। अभी मैंने आपके सामने यहां पे डिबग कर दिया। किस किस को ये प्रोग्राम समझ आया? तो इस छोटे से प्रोग्राम जो हमने यहां पे लिखा इसको थोड़ा सा हम लोग डाइसेक्ट करते हैं, इसमें है क्या। तो यहां पे जो भी हमने चीजें पढ़ी वो हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप पहले यहां पे ये देख पा रहे हो तो ये जो नेम है ये एक वेरिएबल है, ठीक है, ये इनपुट जो है ये एक फंक्शन है, ठीक है, ये इज इक्वल टू ये ऑपरेशन, इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेशन कहते हैं, और ये इंटीजर जो है ये रिजर्व्ड कीवर्ड है, ठीक है, इंटीजर इज अ रिजर्व्ड कीवर्ड। वैसे लेट्स सपोज यहां पे अगर तुम देखो ये भी एक फंक्शन ही है, इंटरनल इज अ फंक्शन, लेकिन यहां पे ये कुछ प्रॉब्लम दे देगा। यहां पे ये जो है, यहां पे तुम्हें ये स्ट्रिंग दिख रहा है, ये प्लस जो है ये ऑपरेशन है, ये सब ये सब का सब मेरे पास डेटा है, और ये प्रिंट भी हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, और ये नेम ये मेरे पास वेरिएबल है जिसको मैं एक्सेस कर रहा हूं, ये परसेंटेज मेरे पास वेरिएबल है। जो चीज हमने पढ़ी वो ऑलमोस्ट सब की सब इसमें हुई, और हमने देखा कि इसमें कोई सिंटैक्स मिस्टेक नहीं थी। तो ऑल इन ऑल हमने आज सीखा कि ये जो चीजें हमने सीखी, मैं फिर से 2 मिनट में रिवाइज करता हूं। तो हमने देखा पहले कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, कीवर्ड्स होते हैं जिनका कोई प्रीडिफाइंड मीनिंग होगा, इनको हम लोग रिजर्व्ड वर्ड्स भी कहते हैं, यानी कि इनका पहले से ही जब लैंग्वेज बनाई गई हो उसका कोई मतलब दिया जाता है, जैसे इफ, एल्स, फॉर। इसमें मैंने ये भी बताया कि कीवर्ड्स डिफरेंट होते हैं डिफरेंट लैंग्वेज के लिए, और तुम्हें पहले देखना पड़ता है कि किस लैंग्वेज के क्या कीवर्ड्स है। और इसके बाद हमने देखा कि एरर आ सकते हैं, और पहला एरर किस्म का हमने देखा वो है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर ये है अगर मैंने कोई मिस्टेक कर दी, कोई मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी, मुझे ABC लिखना था, मैंने 1 ABC लिखा, मैंने कोई मिस्टेक कर दिया तो वो सिंटैक्स एरर दिखा। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने देखा फ्लो ऑफ कोड। जो फ्लो ऑफ कोड जो होता है वो टॉप टू बॉटम होता है, वो लाइन बाय लाइन चलता है, ऐसा नहीं कि वो एक लाइन चलाएगा फिर स्किप करेगा 5-6 लाइन और चलाएगा, वो एक लाइन बाय लाइन चेक करता है। अगर उसमें कोई
कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट नहीं होगा, यानी जिस फ्लो को हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो जनरली कोड लाइन बाय लाइन चलता है। और फिर हमने देखा कमेंट्स इंपॉर्टेंट है। जब तुम कोई कोड लिखते हो तो उस कोड का डॉक्यूमेंटेशन लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये कोड किसी और को पढ़ना होगा बाद में। ये कोड जो है ये शायद बहुत बड़ा बन सकता है। जैसे हम लोगों ने एडुकेशन का वेबसाइट बनाया है, तो अगर आप लोग लेट्स से विद इन अस हम लोग, मैं 1 साल तक तुम लोगों को प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा, तो आराम से आप लोग बाद में उस कोड को खुद लिख सकते हो। लेकिन उस टाइम वो कोड इतना बड़ा होगा तुम लोग को समझ नहीं आएगा, तो वो समझे आप लोग कैसे समझोगे उस कोड को, जब उसमें डॉक्यूमेंटेशन लिखा होगा, ठीक है, ताकि वो डॉक्यूमेंटेशन तुम लोग पढ़ो, उसमें वो सब एक्सप्लेनेशन किया होगा और तुम लोगों को समझ आएगा कौन सी फाइल कौन सा लाइन कोड का क्या कर रहा है। अब कमेंट्स में हमने 2 टाइप्स के कमेंट देखे, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, ये तुम लोग को समझ आ गया। फिर हम मूव हो गए आइडेंटिफायर्स पे, ठीक है। इससे पहले हम लोग वेरिएबल पढ़ चुके थे। तो आइडेंटिफायर क्या होता है, ये नाम होते हैं, चाहे तुम्हारा फंक्शन हो, चाहे तुम्हारा वेरिएबल हो, चाहे तुम्हारे क्लासेस हो, इनका जो भी हम लोग नाम देते हैं इनको हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। फिर हमने रूल्स देखा कि आइडेंटिफायर लिखने के क्या रूल्स है, तो इसमें हमने 4 रूल्स देखे। पहला रूल था कि क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, 0 to 9 और अंडरस्कोर यूज, इसके अलावा कुछ यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और हम लोग अब डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, अगर हमने डिजिट से स्टार्ट किया तो प्रॉब्लम। और उसके बाद हमने देखा रिजर्व कीवर्ड से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, अगर हमने रिजर्व कीवर्ड को एज अ वेरिएबल नेम या क्लास नेम या फंक्शन नेम यूज किया तब तो वो प्रॉब्लम दे देगा। और स्पेशल सिंबल्स को भी यूज नहीं कर सकते। उसके बाद हमने थोड़े बहुत प्रोग्राम्स किए जो आपने यहाँ पे स्क्रीन पे देखे, और आई होप सब लोगों को ये समझ आया। मैं यहाँ पे क्लास की रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।